Good morning to all of you. We are doing unit second of paper first और आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ टेंसर्स। इसमें एक होता है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर एक होता है कोवेरिएंट टेंसर एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड टेंसर। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर, मिक्स्ड टेंसर। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर इसको कहते हैं प्रतिचर प्रदिश। क्या बोलते हैं? प्रतिचर प्रदिश। कोवेरिएंट को बोलते हैं सहचर प्रदिश। सहचर प्रदिश। और मिक्स्ड टेंसर इसको कहते हैं मिश्रित प्रदिश। तो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ टेंसर्स: कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर या प्रतिचर प्रदिश, कोवेरिएंट टेंसर या सहचर प्रदिश, मिक्स्ड टेंसर या मिश्रित प्रदिश। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर जो होते हैं इनको मूर्धांकों से प्रदर्शित करते हैं। इनको पादांकों से प्रदर्शित करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट से, सबस्क्रिप्ट से, और मिश्रित प्रदिश में दोनों होते हैं। यानी मूर्धांक भी होना चाहिए और पादांक भी होना चाहिए, तो वो मिश्रित प्रदिश कहलाता है। जैसे कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर हम लिखें ए और इसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट लगाई है, यानी मूर्धांक लगाया है, तो ये कैसा टेंसर है? ये कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है। और इसमें एक सूचकांक लगा हुआ है, तो ये एक कोटि का प्रतिचर प्रदिश कहलाता है, या प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश। इसी को अगर हम नीचे लिख दें, यानी पादांक के रूप में लिख दें AI नीचे, तो ये हो जाएगा प्रथम कोटि का सहचर प्रदिश। ये देखो पादांकों से प्रदर्शित है, ठीक है ना। AI अगर त्रिविमीय समष्टि है तो इस राशि के कितने घटक होंगे? 3, यानी I बराबर क्या होगा? 1, 2 और 3। तो ये हो जाएंगे A1, A2 और A3। इसके 3 घटक होंगे। लेकिन अगर n विमीय समष्टि है तो इसके कितने घटक हो जाएंगे? n घटक, A4 देन अप टू AN। तो त्रिविमीय समष्टि में 3 घटक और n विमीय समष्टि में इस राशि के कितने घटक होंगे? n घटक होंगे। तो ये प्रथम कोटि के प्रतिचर प्रदिश के घटक कहलाते हैं। इसी तरह से अगर उसमें सूचकांक कैसा है? पादांक के रूप में है या सहचर सूचकांक है, तो इसमें त्रिविमीय समष्टि में तो घटक होंगे A1, A2, A3, यानी ये इंडेक्स नीचे लगेगा। और n विमीय समष्टि में ये कहाँ तक चले जाएंगे? AN। तो ये सारे ये क्या कहलाते हैं? ये सारे प्रथम कोटि के सहचर प्रदिश के घटक कहलाते हैं। प्रथम कोटि क्योंकि इसमें एक इंडेक्स है, एक कोटि का घटक, एक कोटि का प्रदिश, ये एक कोटि का प्रतिचर प्रदिश। अब इसी तरह से मिक्स्ड टेंसर, तो मिक्स्ड टेंसर में जैसे आपको बताया दोनों सूचकांक होने चाहिए। दोनों सूचकांक जैसे हम लिखें AIJ, यानी एक मूर्धांक होना चाहिए, एक कम से कम एक पादांक होना चाहिए और एक मूर्धांक होना चाहिए। और मिश्रित प्रदिश की जो कम से कम कोटि है या रैंक है उसका टेंसर का, वो 2 तो होता ही है, क्योंकि एक मूर्धांक एक पादांक होगा तभी वो मिश्रित प्रदिश
कहलाएगा। और टेंसर का रैंक या रैंक ऑफ ए टेंसर, या हिंदी में कहेंगे प्रदिश की कोटि, वो कैसे डिफाइंड होती है कि किसी दिए गए प्रदेश में विविध सूचकांकों की संख्या, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस। तो इसमें जैसे ये 2 इंडेक्स हैं अलग अलग तरह के, आई और जे, तो इसकी कोटि कितनी है? 2। इसमें केवल एक इंडेक्स है, इसकी कोटि है 1, इसलिए ये प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदेश कहलाता है। ये प्रथम कोटि का, इसमें भी एक इंडेक्स है, ये प्रथम कोटि का सहचर प्रदेश कहलाता है। ये 2 कोटि का, 2 इंडेक्स हैं, तो ये 2 कोटि का मिश्रित प्रदेश कहलाता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि प्रतिचर प्रदेश उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सहचर प्रदेश को कैसे करते हैं, मिश्रित प्रदेश को कैसे करते हैं। अब जैसे हम कह रहे हैं कि मिश्रित प्रदेश की कम से कम कोटि 2 होनी चाहिए, क्योंकि एक प्रतिचर सूचकांक होना चाहिए, एक सहचर सूचकांक होना चाहिए। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतिचर प्रदेश की न्यूनतम कोटि क्या होती है? 1 इंडेक्स तो होना ही चाहिए। इसी तरह सहचर प्रदेश की भी न्यूनतम कोटि क्या होती है? 1। तो अब हम इसकी हमने क्या पता लगाने का कि कॉन्ट्रावेरिएंट कौन सा है, कोवेरिएंट कौन सा है, क्या तरीका बताया? अगर केवल मूर्धांकों द्वारा प्रदर्शित है हम कह देंगे भाई ये प्रतिचर प्रदेश है, केवल पादांकों द्वारा प्रदर्शित है हम कह देंगे भाई ये सहचर प्रदेश है, और अगर दोनों तरह के सूचकांक हैं तो हम कहेंगे ये मिश्रित प्रदेश है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अब प्रश्न ये आता है कि प्रथम कोटि के प्रतिचर प्रदेश को परिभाषित कीजिए। प्रथम कोटि के प्रतिचर प्रदेश को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे? इसी तरह प्रथम कोटि के सहचर प्रदेश को परिभाषित कीजिए, क्या होता है, मिश्रित प्रदेश क्या होता है। तो हम इसकी जो है इनकी परिभाषा देखेंगे हम, हाउ वी कैन डिफाइन द कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर और कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1। एक कोटि का सहचर या प्रतिचर प्रदेश हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं, मान लो प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदेश, प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदेश। मान लो कोई तंत्र है एस तंत्र है, उसमें एक राशि है ए, एक दी गई राशि है ए, और इस राशि के एस तंत्र में घटक हैं A1, A2, A3, AN। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि n विमीय समष्टि है, इसीलिए तो एस तंत्र में इस राशि के n घटक हुए। अब देखो इंडेक्स हमने ऊपर लगाए हैं क्योंकि हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, प्रतिचर प्रदेश डिफाइन कर रहे हैं। और इनको संक्षेप में हम कैसे लिख सकते हैं, ए जे, एक इंडेक्स लगा दिया जे, जहां पे जे बराबर क्या जाएगा 1 to n तक, ठीक है, क्योंकि जे बराबर 1 to n तक रखेंगे तभी ये आएंगे A1, A2, A3 अप टू AN। तो एस तंत्र में राशि ए के घटक ये हैं AJ। अब ये सारे घटक किसके फलन होंगे, जो एस तंत्र के निर्देशांक हैं, है ना। और एस तंत्र के निर्देशांक क्या होते हैं, x1, x2, xn अप टू xn। तो ये फलन हैं किसके, एस तंत्र के निर्देशांकों के। और निर्देशांकों मतलब x1, x2 अप टू xn, n विमीय समष्टि है तो xn तक ये जाएगा। और इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, इसको भी x म्यू, जहां पे म्यू इज
1 2 अप टू n। तो देखो एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, एस तंत्र में, ये एस तंत्र है, एस तंत्र में किसी राशि a के n घटक a1 a2 a3 अप टू an, इनको संक्षिप्त में aj से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये फलन है एस तंत्र के निर्देशांकों x1 x2 an, इनको संक्षिप्त में हमने x म्यू से लिख दिया है। ठीक है, अब मान लो इसी राशि के एस डैश तंत्र में घटक, मतलब इसको एस डैश तंत्र में हम रूपांतरित करें। एस डैश तंत्र में इसके n घटक हैं a बार 1, अब हमने बार लगा दिया, केवल ये चेंज किया है, a बार 2 है ना, a बार 3 अप टू a बार n। और शॉर्ट में कैसे लिख देंगे, a बार एक दूसरा इंडेक्स ले लेंगे, i ले लिया मान लो, लेकिन i के भी मान कहां से कहां तक होंगे, 1 2 अप टू n। ठीक है, तो ये घटक एस डैश तंत्र में रूपांतरित होकर क्या हो जाते हैं, a बार 1 a बार 2 a बार 3 अप टू a बार n। और ये अब किसके फलन होंगे, ये एस डैश के निर्देशांकों के फलन होंगे। और एस डैश के निर्देशांक किस तरह डिनोट करते हैं, हमने बताया था, बार लगा देते हैं बस x के ऊपर। तो x बार 1 x बार 2 x बार n, शॉर्ट में लिख देंगे x बार म्यू, म्यू बराबर 1 टू n। ठीक है, तो s और s डैश तंत्र में किसी राशि के n घटक aj और s डैश तंत्र में उसी राशि के n घटक a बार i, इनमें अगर निम्न संबंध हो, मतलब आपस में ये रिलेशन हो, निम्न संबंध हो, और संबंध क्या हो, a बार i इज इक्वल टू डेल x बार i अपॉन डेल x j aj, जहां पर i और j जो है वो कहां से कहां तक है, 1 टू n तक। अगर ये इन दोनों राशियों में घटकों में, इन राशियों के घटकों में ये रिलेशन हो, तो ये प्रथम कोटि के प्रतिचर प्रदिश के घटक कहलाते हैं। कौन से, ये और ये घटक हो गए एस तंत्र में, प्रथम कोटि के प्रतिचर प्रदिश के, और ये घटक किसमें हो गए, एस डैश तंत्र में, क्योंकि इन पे बार लगा हुआ है। तो ये जो रिलेशन है ये हमको क्या दे देता है, अगर एस तंत्र के घटक हमको पता है जो कि एज हैं, तो एस डैश तंत्र के घटक इस रिलेशन से पता लग जाएंगे। यानी ये कन्वर्जन हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है एस से एस डैश तंत्र में। ठीक है, जैसे कि हमको मान लो एस डैश तंत्र का पहला घटक प्राप्त करना है, ठीक है ना, तो आई बराबर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, a बार 1 इज इक्वल टू डेल x बार 1 अपॉन डेल x j aj। अब j जो है कहां से कहां तक जाएगा, हमने योग की परिपाटी से बताया था कि 2 बार प्रयुक्त हो रहा है नीचे और ऊपर, तो उसको 1 से n तक हम क्या करेंगे, सम करेंगे उन राशियों का। तो ये क्या आ जाएगा, डेल x बार 1 अपॉन डेल x1 a1 प्लस डेल x बार 1 डेल x2 a2। ठीक है, इस तरह ये चलता जाएगा अप टू an, डेल x बार 1 अपॉन डेल xn an। तो इस तरह से हमको एस डैश तंत्र का पहला घटक मिल जाएगा इस रिलेशन का उपयोग करते हुए। इसी तरह से a बार 2 निकाल सकते हैं, दूसरा घटक, यहाँ ये 2 आ जाएंगे ऊपर, ये नीचे तो सेम ही रहेंगे। इसी तरह a बार 3 अप टू a बार n। और अगर त्रिविमीय समष्टि होगी तो उसमें तो 3 ही घटक हमें लेने हैं, 3 ही आएंगे, a बार 1 a बार 2 a बार 3, और ये भी a1 a2 और a3। तो इस तरह से ये रूपांतरण समीकरण इस रिलेशन द्वारा दिए जाते हैं, और ये प्रथम कोटि के प्रतिचर प्रदिश के घटक कहलाते हैं, जो कि इस रिलेशन द्वारा संबंधित होते हैं।
त्रिविमीय समष्टि में इस राशि के, यानी ये ए बार आई या ए जे, इसके कितने घटक होंगे त्रिविमीय समष्टि में? 3 होंगे। अगर n बराबर 3 ले लें तो त्रिविमीय में समष्टि में इसके कितने घटक होंगे? a1 a2 a3। और ये जो राशि है ये क्या कहलाएगी? सदिश राशि कहलाती है, वेक्टर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रथम कोटि का प्रदिश जो है वो क्या कहलाता है? सदिश कहलाता है। त्रिविमीय समष्टि में प्रथम कोटि का प्रदिश जो है वो सदिश कहलाता है। अब इसी के ये तो रूपांतरण हो रहे हैं S से S डैश में। अगर हमने रूपांतरण देख रहे हैं, यानी हमको मान लो ये वाले घटक पता है, a बार 1 a बार 2 a बार 3, और हमने S के घटक निकालने हैं, S तंत्र में घटक क्या हैं, तो ये क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम रूपांतरण, यानी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कैसे निकालते हैं हम? ये जो रिलेशन है इसको हम दोनों तरफ किससे गुणा कर दें व्युत्क्रम रूपांतरण निकालने के लिए? डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई से दोनों तरफ हम मान लो इसको गुणा कर देते हैं इसको, तो देखो क्या आएगा? डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई, और ये ए बार आई एज इट इज, तो इसको हमने गुणा कर दिया डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई से, और ए बार आई इसी तरह है इज इक्वल टू इधर भी डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई, और पहले से ही क्या है? डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे, और साथ में है ए जे। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गए, तो ये क्या आ गया? डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई, ए बार आई, ये लेफ्ट हैंड साइड ये लिख दी हमने, है ना, इज इक्वल टू यहां पे क्या बचा? डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स जे और ए जे, ये बचा अपने पास। अब डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स जे, ये क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन से क्या है? इस क्रोनेकर डेल्टा के जे है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्रोनेकर डेल्टा के और जे, ए जे। अब क्रोनेकर डेल्टा की जो प्रॉपर्टी होती है या उसकी जो डेफिनेशन होती है उसके अनुसार ये तभी सरवाइव करेगा जब जे बराबर के होगा, तब इसकी वैल्यू 1 होगी, अन्यथा ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। जब ये दोनों इंडेक्स समान नहीं होते हैं तो क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो हमको ये क्या लेना पड़ेगा? इसमें जे बराबर के लेना पड़ेगा। तो आप देखें अब ये क्या हो जाएगा? जैसे ही हम जे बराबर के लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना। और जे की जगह अब हमें जे बराबर के है तो क्या रखना पड़ेगा? के रखना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा? ए के। जे बराबर के रखते ही इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ए के। इसकी वैल्यू 1 और ये हो गया ए के। दिस इज इक्वल टू डेल एक्स के, ये एज इट इज लिख देंगे अपन, ये तो पहले से है ही, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई ए बार आई। तो देखो ये रिलेशन आ गया। तो ये रिलेशन आप देख लो। अब ये ए के ये घटक यानी A1 A2 A3 अप टू AN ये S तंत्र के घटक हो गए, ठीक है। और ये जो बार वाले हैं A बार 1 A बार 2 अप टू A बार N ये S डैश तंत्र के घटक हैं। तो S तंत्र के घटक आ गए इन टर्म्स ऑफ S डैश, और पहले थे अपने S डैश तंत्र के घटक इन टर्म्स ऑफ S तंत्र के घटक। तो व्युत्क्रम हो गया। पहले S से हम S डैश के घटक प्राप्त कर रहे थे, अब हम S डैश से S के घटक प्राप्त कर रहे हैं। तो ये अपना हो गया व्युत्क्रम रूपांतरण। व्युत्क्रम रूपांतरण क्या हो गया? S डैश टू S, ठीक है।
तो व्युत्क्रम रूपांतरण की ये रिलेशन अपने को प्राप्त हो जाती है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ टेंसर ये समझ में आ गए होंगे। और फिर प्रथम कोटि के प्रतिचर प्रदिश की परिभाषा, उसके बाद उसको जो हमने डिफाइन किया है, फिर डिफाइन करने के बाद इसका जो व्युत्क्रम रूपांतरण है वो भी हमने आपको बताया। अब अगर हमने द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदिश डिफाइन करना है, ये तो प्रथम कोटि का था, द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदिश ये अगर डिफाइन करना है तो द्वितीय कोटि के प्रतिचर प्रदिश में आपको पता है कि इंडेक्स प्रथम कोटि के प्रतिचर प्रदिश में तो एक ही इंडेक्स था AI, है ना। अब द्वितीय कोटि के प्रतिचर प्रदिश में क्या होगा, 2 इंडेक्स हो जाएंगे। मान लो एक और इंडेक्स बढ़ा दिया हमने तो ये हो गया AIJ। इंडेक्स अपन कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं है I और J लगाएं, हम P और Q भी लगा सकते हैं, कुछ भी इंडेक्स हम ले सकते हैं। बस हमें ये देखना है कि त्रिविमीय समष्टि है तो P और Q की वैल्यू 1 2 3 होगी, और n विमीय समष्टि है तो जो इंडेक्स हमने लगाए हैं उनकी वैल्यू 1 से n तक होगी। तो द्वितीय कोटि के प्रतिचर प्रदिश को अब हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि मान लो S तंत्र में n स्क्वायर राशियां, पहले n राशियां थी, अब 2 इंडेक्स हो गए तो कितनी राशियां हो जाएंगी, अब n स्क्वायर राशियां। n स्क्वायर राशियां AIJ, ठीक है, इनको कैसे कहेंगे, AIJ, जहां पे I और J के मान क्या है, 1 to n तक हैं। और ये फलन किसकी हैं, S तंत्र के निर्देशांकों की, जिनको हमने x म्यू से डिनोट किया है ना। म्यू बराबर क्या है, 1 to n तक, n विमीय समष्टि में इन निर्देशांकों की ये फलन है। सेम उसी तरह से डिफाइन करना है। इन्हीं राशियों को S डैश में रूपांतरित करने पर ये मान लो हम रिप्रेजेंट करते हैं A बार PQ से, यहाँ IJ लिया है, S डैश में हमने इंडेक्स बदल दिए, A बार PQ, है ना, जहां पर वही P और Q इनकी वैल्यू क्या है, 1 to n तक। और ये किन की फलन होंगी, ये राशियां, ये S डैश तंत्र के निर्देशांकों, इनको हम कर देते हैं बार लगा देते हैं x बार म्यू, जहां पे म्यू बराबर वही 1 to n तक इनकी फलन है। अगर इन दोनों, ये जो दोनों घटक हैं, S तंत्र में n स्क्वायर ये घटक और S डैश तंत्र में n स्क्वायर उसी राशि के ये घटक, इनमें ये संबंध हो, निम्न संबंध हो। क्या संबंध होना चाहिए, रिलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन, कि A बार PQ इज इक्वल टू डेल x बार P डेल xi। P के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें इंडेक्स क्या है, I है, तो P के नीचे ये I आ गया। फिर डेल x बार Q दूसरा इंडेक्स, और Q के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ क्या है, J है, तो नीचे आ जाएगा डेल x J, है ना, AIJ, ये एज इट इज यहाँ पे लिख दिया AIJ। तो ये S तंत्र में घटक, ये हो गए S डैश तंत्र में घटक। तो S तंत्र के घटक हमको पता हो तो S डैश तंत्र के घटक जो हैं वो हम इस रिलेशन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम प्रतिचर प्रदिश को डिफाइन करते हैं तो ऊपर का इंडेक्स P ये ऊपर ही आता है, इसी तरह Q ऊपर है, ये ऊपर ही आता है, बार वाले में बार भी लगती है, और इस साइड वाले जो इंडेक्स हैं वो इनके नीचे आते हैं। यानी P के कॉरस्पॉन्डिंग I है तो P के नीचे I आ गया, और Q के कॉरस्पॉन्डिंग J है तो नीचे J आ गया। तो 2 कोटि अगर होती हैं, द्वितीय कोटि, क्योंकि 2 इंडेक्स हैं तो द्वितीय कोटि का हो गया।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें दो पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे इस तरह से। प्रथम कोटि में हमने देखा था एक आया था और दो में दो आ जाते हैं। त्रिविमीय है तो उसमें तीन आ जाएंगे क्योंकि तीन इंडेक्स होंगे पी क्यू आर, इधर होगा आई जे के। तो ये अगर इन रूपांतरण से संबंधित हों ये दोनों घटक, तो ये द्वितीय कोटि के प्रतिचर प्रदिश के घटक कहलाते हैं। ठीक है। त्रिविमीय तीन कोटि का प्रतिचर प्रदिश होगा तो केवल हमने क्या करना है, इसमें ए बार पी क्यू आर तीन कर देने हैं। इसी तरह ये भी तीन हो जाएंगे ए आई जे के, और ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये अब क्या हो जाएंगे, देखो डेल एक्स बार पी, ऊपर वाला ऊपर ही आते हैं क्यू, डेल एक्स बार आर, और इनके नीचे कॉरस्पॉन्डिंग आई जे के आ जाएंगे, डेल एक्स आई, डेल एक्स जे, डेल एक्स के। तो ये किसको परिभाषित कर दिया हमने, तृतीय कोटि के प्रतिचर प्रदिश को, यानी तीन कोटि के प्रतिचर प्रदिश को हमने परिभाषित कर दिया है। अब त्रिविमीय समष्टि में ये दो कोटि का जो प्रदिश है ए आई जे, ए आई जे, त्रिविमीय समष्टि में इसके कितने घटक होंगे, देखो एन स्क्वायर होते हैं घटक, है ना, दो इंडेक्स हैं। तो त्रिविमीय समष्टि यानी एन बराबर 3 है, तो घटक कितने हो गए 3 स्क्वायर, यानी 9 घटक होंगे। ठीक है, यानी एक द्वितीय कोटि के प्रतिचर प्रदिश के त्रिविमीय समष्टि में कितने घटक होंगे 9, क्योंकि एन स्क्वायर घटक होते हैं, त्रिविमीय मतलब एन बराबर 3, तो ये हो गया 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एन विमीय में तो एन स्क्वायर होते ही हैं, और कोटि है 2, ऊपर जो लगता है वो क्या होती है कोटि। तो एन विमीय समष्टि में पी कोटि के प्रदिश, कोटि कितनी है पी का मान फिर कुछ भी हो सकता है, तो कितने घटक होंगे एन रेज टू द पावर पी उसकी कोटि हो गई। कितने घटक होंगे एन रेज टू द पावर पी घटक होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम प्रतिचर प्रदिश के प्रथम कोटि का प्रदिश जो हमने डिफाइन किया था, फिर 2 कोटि का प्रदिश एन स्क्वायर राशियां हो गई, 3 कोटि का प्रदिश में एन क्यूब राशियां हो जाएंगी, इसी तरह 4 में 4 एन 4 हो जाएंगी, और पी कोटि के प्रदिश में क्या हो जाएंगी एन पी, एन रेज टू द पावर पी राशियां हो जाएंगी, और हम उसको इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं। तरीका यही है, यानी 2 कोटि में 2 इंडेक्स लगेंगे, 3 कोटि में 3 इंडेक्स लगेंगे, और इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं तो आप इसको वीडियो को 2-3 बार अगर देखेंगे, समझेंगे और फिर लिख के इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर ये समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम कल आपको सहचर प्रदिश या कोवेरिएंट टेंसर और मिश्रित प्रदिश के बारे में आपको बताएंगे। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।